नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में जील टू लर्न में। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हम सबसे पहले बात करेंगे अंकों की। तो अंक क्या होते हैं? तो देखिए मित्रों, अंक क्या होते हैं? तो गणितीय संख्याओं को लिखने में प्रयोग किए गए संकेतों को अंक कहते हैं। गणितीय संख्याओं में या गणितीय संख्याओं को लिखने में जो संकेत प्रयोग किए जाते हैं उनको अंक कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सभी क्या है? ये अंक हैं। तो अंकों की संख्या कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यानी अंकों की संख्या कितनी हो गई? 10। ठीक है। तो अंक क्या होता है? गणितीय संख्याओं को लिखने में प्रयोग किए गए संकेतों को अंक कहते हैं। तो ये अंकों की संख्या हो गई। यानी अंकों की संख्या कितनी हो गई? अंकों की संख्या हमारी कितनी हो गई? अंकों की संख्या हमारी 10 हो गई। ठीक है। अब बात आती है संख्या। संख्या क्या होता है? तो संख्या क्या होती है? यानी अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। जो अंकों से मिलकर बनती है वो संख्या होती है। जैसे उदाहरण के लिए मैंने मान लो यहाँ पर लिख दिया 1024। अब ये 1024 क्या है? ये संख्या है। अब इस संख्या में अगर हम बात करें कितने अंक हैं, तो इस संख्या में 4 अंक हैं। 1, 2, 3, 4। तो ये 4 अंकों से बनी हुई संख्या है। ठीक है। तो हमने क्या बोला? अंकों से मिलकर जो बनती है वो संख्या कहलाती है। ठीक। अब देखो, अंक हो गया, संख्या हो गई। अब संख्या के भी प्रकार होते हैं। ठीक। अगर एक संख्या का उदाहरण मैं और दे दूँ आपको, जैसे मान लो हमने देखा लिखा 945। ये 945 क्या है? ये भी एक संख्या है। इतना अंक कितने हैं? 1, 2, 3, 3 अंक हैं। ठीक है। तो मित्रों आप समझ गए होंगे संख्या और अंक में क्या अंतर है। इसके बाद हम चलते हैं संख्याओं के प्रकार पर। ठीक है। संख्याओं के प्रकार। तो मित्रों संख्याएं कई प्रकार की होती हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृत संख्या क्या पढ़ेंगे? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को मित्रों अंग्रेजी में नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर। ठीक। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका प्रयोग हम दैनिक जीवन में वस्तुओं को गिनने में करते हैं। ठीक है। वस्तुओं को गिनने में करते हैं। इनको काउंटिंग नंबर भी बोला जाता है। अंग्रेजी में इनको क्या बोला जाता है? काउंटिंग नंबर भी बोला जाता है। या प्राकृतिक संख्या का एक नाम और भी है, गणनीय संख्या। क्या नाम है? गणनीय संख्या। यानी इनका प्रयोग, गणनीय संख्या मतलब इनका प्रयोग जो है काय के लिए किया जाता है? गणनाओं के लिए किया जाता है। इसलिए इनको गणनीय संख्या भी बोला जाता है। अंग्रेजी में इनको काउंटिंग नंबर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? काउंटिंग नंबर। ठीक है। काउंटिंग नंबर भी बोला जाता है। तो प्राकृतिक संख्याएं, अगर हम इनका उदाहरण दें, प्राकृतिक संख्याएं जो है मित्रों 1 से प्रारंभ होती हैं। 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 और कहाँ तक जाती हैं? ये अनंत तक जाती हैं। मतलब इनकी कोई सीमा नहीं है, अनंत तक जाती हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्या है। अब प्राकृतिक संख्याओं को व्यक्त किससे करते हैं? तो प्राकृतिक संख्याओं को व्यक्त करने के लिए, प्राकृतिक संख्याओं को रिप्रेजेंट करने के लिए एक अक्षर दिया गया है, संकेत दिया गया है, जिसको हम कहते हैं एन। कैपिटल एन। कैपिटल एन जो होता है ये प्राकृतिक संख्याओं को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है। कई बार परीक्षा में इधर उधर पूछ लिया जाता है कि प्राकृतिक संख्याओं को किस अक्षर से व्यक्त किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कई परीक्षाओं में आया भी है ये पहले कि प्राकृतिक संख्याओं को किस अक्षर से, अंग्रेजी वर्णमाला के किस अक्षर से व्यक्त किया गया है, किया जाता है। तो हम लिखें, तो हम कौन सा अक्षर हो गया मित्रों? एन। कैपिटल एन से व्यक्त किया जाता है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्याएं। क्या पढ़ेंगे? पूर्ण संख्याएं। ठीक। तो देखो, ये हो गई आपकी प्राकृतिक संख्याएं। अब हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? ठीक है। पूर्ण संख्याओं को मित्रों अंग्रेजी में बोलते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्याओं को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? होल नंबर। देखिए, प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से प्रारंभ होती हैं? 1, 2, 3, 4, 5, यानी 1 से प्रारंभ होती है। अगर
इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में हम जीरो को और सम्मिलित कर दें, किसको और मिला दें, जीरो को और मिला दें। तो यदि हम जीरो को भी मिला दें तो ये जो संख्याएं बन गई ये कौन सी संख्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्या है। यानी कि प्राकृतिक संख्या में जीरो को भी सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं मित्रों। अब पूर्ण संख्याओं का भी एक संकेत है, पूर्ण संख्याओं का जो संकेत है वो क्या है, कैपिटल डब्ल्यू। पूर्ण संख्याओं को कितने व्यक्त करते हैं, कैपिटल डब्ल्यू पे। ये संख्याएं भी अनंत तक जाती हैं, ठीक है। इसके बाद आता है मित्रों पूर्णांक। इसके बाद क्या आता है, पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होता है, ठीक है, पूर्णांक को हम बोलते हैं इंटीजर। पूर्णांक को में हम क्या बोलते हैं, इंटीजर। अब पूर्णांक क्या होता है, तो देखो मित्रों, पहले हमने 1 2 3 4 5 लिया, फिर हमने इसमें जीरो को भी सम्मिलित कर दिया, तो ये क्या हो गई, पूर्ण संख्याएं हो गई। अब अगर हम जीरो के एक तरफ आ जाएं, यानी कि जीरो के एक तरफ आ जाएं तो हमको -1 है ना, -2 ये संख्याएं मिलना प्रारंभ हो जाएंगी। तो ये जो संख्याएं हैं -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट तक जाती हैं। तो ये जो संख्याएं हैं ये सभी संख्याएं मिलकर क्या कहलाती हैं, पूर्णांक कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, पूर्णांक कहलाती हैं। मतलब अगर आप पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर दें, ठीक है, ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर दें तो वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे सम संख्याएं, ठीक है। और पूर्ण संख्याओं को कितने व्यक्त करते हैं मित्रों, पूर्ण संख्याओं को आई से व्यक्त करते हैं। अंग्रेजी का अक्षर कैपिटल है आई, ठीक है। तो पूर्ण संख्याओं को हम कितने रिप्रेजेंट करते हैं, पूर्ण संख्याओं को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे सम संख्याएं। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, सम संख्याएं। तो सम संख्याओं के बारे में मित्रों आप जानते होंगे, सम संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए, या वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं वो क्या कहलाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। पूर्णतः विभाजित हो जाए, जैसे 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या है मित्रों, ये सब सम संख्याएं हैं। इसके बाद विषम संख्याओं की हम बात करते हैं। तो विषम संख्या क्या होती है, विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, या हम ये कहें कि जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, वो विषम संख्याएं होती हैं। जैसे 1 3 5 7, ठीक है, ये 2 से विभाजित नहीं होती पूर्णतः, तो ये क्या हो गई, विषम संख्या हो गई। इसके बाद अब आती है अपनी अगली संख्या आती है, वो है अभाज्य संख्या, ठीक है मित्रों, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें एक के अलावा और खुद के अलावा किसी और संख्या का भाग ना जाए। एक का भाग जाए, ठीक है, और खुद का भाग जाए, इसके अलावा वो किसी और संख्या से विभाजित ना हो। अर्थात वह संख्या जिसके केवल 2 भाजक हों, वह संख्या जिसके केवल 2 भाजक हों। कितने भाजक हों, 2 भाजक हों, ठीक है, केवल 2 भाजक, केवल 2 भाजक। कौन कौन से, एक तो 1 और एक वो स्वयं, एक वो खुद हो, ठीक है, एक तो खुद का भाग जाए, एक का भाग जाए, तो वो अभाज्य संख्या कहलाती है मित्रों। जैसे 2 3 5 7, ये जो संख्याएं आप देख रहे हो ये सब अभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि इनमें या तो एक का भाग जा रहा है या खुद का भाग जा रहा है, इसके अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जा रहा है, ठीक है। अब आ जाओ भाज्य संख्याओं पर। तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका 2 से ज़्यादा भाजक होती हैं, ठीक है। अभाज्य संख्याएं क्या होती है, जिनमें केवल 2 भाजक होते हैं, मतलब जिनमें या तो एक का भाग जाएगा या खुद का भाग जाएगा, इसके अलावा किसी और का भाग नहीं जाएगा। लेकिन भाज्य संख्या क्या होती हैं, इनमें एक का भी जाएगा, खुद का भी जाएगा, उसके अलावा भी अन्य संख्याओं का इनमें भाग जा सकता है, इसलिए जो है ये क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं होती हैं। तो अगर हम कहें तो हम इनको लिख सकते हैं कि जिन संख्याओं के
दो या दो से अधिक भाजक हों, दो से अधिक भाजक हों, ठीक है, दो से अधिक भाजक हों, ठीक है, या जिनमें दो से अधिक संख्याओं का भाग चला जाए वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। अब देखिए तो भाज्य संख्याएं क्या क्या होती हैं, 4, 6, 8, 9, ये सब क्या है, ये भाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। इसके बाद आता है भाज्य संख्याओं के बाद हम पढ़ेंगे तह अभाज्य संख्याएं, तह अभाज्य संख्याएं, ठीक है, तह अभाज्य संख्याएं। तो तह अभाज्य संख्याएं क्या होती है मित्रों, ठीक है। अच्छा, अभाज्य संख्याओं का एक नाम और भी है, एक नाम क्या है, रूढ़ संख्या, रूढ़ संख्याएं। कौन सी संख्याएं, रूढ़, अंग्रेजी में इनको बोलते हैं प्राइम नंबर, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। और भाज्य संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, यौगिक संख्याएं, यौगिक संख्याएं, यौगिक संख्याएं, ये भाज्य संख्याओं का दूसरा नाम भी है। और इसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर, क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर, ठीक है। इसके बाद आता है तह अभाज्य संख्याएं, तह अभाज्य संख्याएं यानी को प्राइम नंबर, तह अभाज्य संख्याएं यानी कि को प्राइम नंबर। तो तह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं मित्रों, देखिए तह अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका एक के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, एक के अलावा उभयनिष्ठ कोई गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, एक के अलावा उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। मतलब क्या हुआ, मतलब अच्छा ये संख्याएं हमेशा जोड़े में आती हैं, जैसे मैं यहाँ लिखूँ 2,3, तो ये को प्राइम नंबर हो गए, ये क्या हुआ, तह अभाज्य संख्याएं हो गई, ये हमेशा जोड़े में आती हैं, 2, 3, 4, 5, 5, 6, ये सब क्या है, ये को प्राइम नंबर हैं, तह अभाज्य संख्या हैं। इनमें एक के अलावा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता। उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब कि इन दोनों का यदि आप गुणनखंड करोगे तो इसमें आपको एक के अलावा कोई और गुणनखंड नहीं मिलेगा। इसी तरह इन दोनों के यदि आप गुणनखंड करोगे, 4 व 5 का गुणनखंड करोगे तो इसमें 1 व 2 के अलावा, एक के अलावा कोई और इसका गुणनखंड नहीं होगा। 5 और 6 का यदि आप गुणनखंड करोगे तो इसमें एक के अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हुआ। अच्छा मित्रों, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 2 और 8, ठीक है, तो क्या ये को प्राइम नंबर है, बिल्कुल नहीं, ये को प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आप देख रहे होंगे जब आप 2 के गुणनखंड करोगे तो 2 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 के गुणनखंड होंगे 1 और 2, ठीक है। 8 के गुणनखंड क्या होंगे, 1, 2, 4, ठीक है, ये 8 के गुणनखंड होंगे। तो आप देख रहे होंगे कि एक के अलावा इसमें एक और गुणनखंड मिल गया आपको उभयनिष्ठ, ठीक है, एक के अलावा एक और गुणनखंड मिल गया। इसका मतलब ये हो गया कि एक के अलावा यदि इसमें कोई और अन्य गुणनखंड है उभयनिष्ठ, तो इसका मतलब है कि अगर एक के अलावा इन दोनों संख्याओं में किसी और का भाग जाता है जो कि दोनों में बराबर बराबर जाता है, दोनों में हो, जैसे ऊपर वाले में भी है 2 और नीचे वाले में भी 2 है, तो इसका मतलब हो गया कि ये अभाज्य संख्याएं नहीं है, क्योंकि इनमें एक के अलावा एक अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड भी मिल गया, हमको क्या मिल गया, 2 मिल गया, ठीक। तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, जिनमें एक के अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, वो क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती है मित्रों। इसके बाद हम आते हैं पूर्णकालिक नंबर, पूर्णकालिक नंबर, ठीक। पूर्णकालिक नंबर क्या होता है मित्रों, इसको बोलते हैं परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर, ठीक है। तो परफेक्ट नंबर क्या होता है, परफेक्ट नंबर वो होता है, जैसे हमने उदाहरण के लिए लिख दिया यहाँ पे 28, क्या लिख दिया, 28, तो 28 के यदि हम गुणनखंड करेंगे तो क्या होंगे, 1, 2, 4, 7 और 14। आप देखिए 28 के ही गुणनखंड हैं, 1, 2, 4, 7, 14, यानी 1 का भी भाग जाता है, इसमें 2 का भी जाता है, 4 का भी जाता है, 7 का भी जाता है और 14 का भी जाता है, तो ये इसके गुणनखंड हुए। अब यदि इन गुणनखंडों को आप जोड़ोगे, इन गुणनखंडों को यदि आप जोड़ोगे तो क्या मिलेगा आपको, जोड़ के देखें जरा, 14, ठीक है, कितना हो गया,
14 7 कितना हो गया 21, 21 4 25, 25 के 2 27, 27 और 1 28, यानी कि इनका जोड़ कितना हो गया 28 हो गया। यानी कि जिस संख्या के हमने गुणनखंड निकाले थे उन गुणनखंडों का जोड़ भी उतना ही हो गया जितनी वो संख्या थी। तो इसका मतलब है कि ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंडों का जोड़ वही संख्या प्राप्त हो जाए तो वो परफेक्ट नंबर कहलाता है। तो क्या कहलाता है, जैसे 6 भी क्या है परफेक्ट नंबर है। इसके जो इसके गुणनखंड क्या होंगे 1 2 और 3, तो इनको जोड़ो 3 2 5, 5 और 1 6, तो ये भी क्या हो गया परफेक्ट नंबर हो गया, क्योंकि इसके जो गुणनखंड हैं उन गुणनखंडों का जोड़ कितना हो गया वही का वही नंबर आ गया। तो इसका मतलब है ये क्या हो गया, ये आपका परफेक्ट नंबर हो गया। ठीक है, इसके बाद अगर आगे चलते हैं परिमेय संख्याओं पर, तो चलते हैं परिमेय संख्याओं। तो मित्रों वे संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जिन्हें हम अंक बटे हर के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया 2/3, तो ये क्या हो गई मित्रों, ये परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, परिमेय संख्या कहलाती है। अच्छा, परिमेय संख्याओं में एक चीज भी ध्यान रखना है आपको, ये p बटे q के रूप में जो होती है वो परिमेय संख्या कहलाती है, ये बात तो ठीक है। लेकिन परिमेय संख्या का जो दशमलव निरूपण होता है, परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण जो होता है वो या तो कांत होता है, और यदि कांत नहीं होता तो अकांत और आवर्ती होता है। अभी हम बताते हैं आपको कांत क्या होता है और अकांत और आवर्ती क्या होता है। देखिए दशमलव निरूपण क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने 1/2 लिखा, अब 2 का हमने 1 में भाग दिया तो कितना आया, 2 का 1 में भाग दिया दशमलव 0 लगा दिया, 2 पंजे 10, तो ये कितना हो गया 0.5, क्या हो गया ये 0.5, तो ये इसका दशमलव निरूपण हो गया। क्या हो गया, ये दशमलव निरूपण हो गया। अब ये दशमलव निरूपण आपको ये देखना है कि या तो कांत होता है या अकांत या आवर्ती होता है। तो कांत का मतलब ये है कि आपका दशमलव निरूपण जो है जब भी आप भाग देने जा रहे हो तो भाग देने में आपको ये देखना है कि आप पूरा भाग चला जाए, कट जाए, आखिरी में एक फल कितना आया है 0 आ जाए। तो इतने देखिए आप एक फल 0 आया है तो इसका मतलब है कि ये कांत हो गया। ठीक है, अब इतने आगे इतना भाग नहीं जाएगा। ठीक है, अब कई बार आपको एक संख्या मिल जाती है 1/3, अब 1/3 ऐसी संख्या है आपने 3 में 1 का भाग दो तो दशमलव लगा दिया 0 बढ़ा दिया, 3 त्रिका 9, फिर 1 आ गया, फिर आपने 0 बढ़ा दिया, 3 त्रिका 9, फिर 1 आ गया, फिर आपने 0 बढ़ा दिया। ठीक है, 3 त्रिका 9, तो आप देख रहे होंगे कि ये जो भाग की प्रक्रिया है कभी खत्म नहीं होगी आपकी। ठीक है, हमेशा आपका जो है 3 3 3 3 3 हमेशा आता रहेगा जब तक आप भाग देते जाओगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये अकांत है, और अकांत के साथ में क्या है आवर्ती भी है। आवर्ती क्यों है, क्योंकि दशमलव के बाद एक ही अंक की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। एक ही अंक की पुनरावृत्ति जब बार बार होती है तो वो आवर्ती कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा दशमलव के बाद 3 3 3 3 एक ही अंक बार बार आ रहे हैं, तो ये क्या कहलाती है आवर्ती कहलाती है। तो ये अकांत भी होता है और अकांत के साथ में आवर्ती भी होता है। तो परिमेय संख्या में 2 चीजें हो गई, या तो उसका दशमलव निरूपण कांत होगा 1/2 की तरह, या फिर उसका दशमलव निरूपण अकांत होगा, और यदि अकांत होगा तो फिर आवर्ती होगा, यानी एक ही अंक की पुनरावृत्ति बार बार हो रही होगी। तो इसका मतलब है कि दशमलव निरूपण यदि कांत होता है तो वो परिमेय संख्या होती है, और यदि कांत नहीं होता है तो उसके पास में आवर्ती होना जरूरी है। अगर अकांत है तो फिर आवर्ती भी होना चाहिए, तो अकांत और आवर्ती हो जाएगा तो वो परिमेय संख्या हो जाएगी। अगर हम इसके उदाहरण हमने आपको दे दिए। इसके बाद अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या मित्रों परिमेय संख्या की उल्टी होती है। ठीक है, इसकी विपरीत होती है। इतना क्या रहता है, इतने अकांत के साथ में आवर्ती होता है, इतने अकांत के साथ में अनावर्ती होता है। मतलब इसमें क्या होता है कि भाग तो इतने पूरा नहीं जाएगा, हमेशा जो है प्रक्रिया बहुत अनंत तक चलेगी, लेकिन इसमें जो दशमलव के बाद जो अंक आएंगे वो अलग अलग आएंगे। क्या आएंगे मित्रों, अलग अलग आएंगे। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि उदाहरण के लिए यदि आप देखें तो कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया 22। अब इसमें उदाहरण क्या है, कोई भी आप उदाहरण ले सकते हो। ठीक है, जैसे अपरिमेय संख्याओं में आप क्या क्या उदाहरण ले सकते हो। एक कोई उदाहरण लीजिए, जैसे पाई है, तो पाई भी क्या है, ये तो इधर इधर पूछा जाता है कि पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और
√2, √3, √5 ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। यदि आप इनका मान निकालोगे ना, √2 का, √3 का, √5 का यदि आप मान निकालोगे तो ये अतांतर अनावर्ती आएगा। ठीक है, क्या आएगा? अतांतर अनावर्ती आएगा। ये हमने छोटी कक्षाओं में निकाले भी हैं। तो ये जो है पाई हुआ, ठीक है, √2 हुआ, √3 हुआ, √5 हुआ, ये सब क्या है मित्रों? ये तो अपरिमेय संख्या हैं। तो परिमेय हो गया और अपरिमेय हो गया। इसके बाद एक संख्या और बचती है आपकी दशमलव संख्या। ठीक है, क्या है? दशमलव संख्याएं। तो दशमलव संख्याएं क्या होती है मित्रों? दशमलव संख्याएं यानी जिनको दशमलव के बाद दशमलव के रूप में लिखा जा सके, जिनको दशमलव के रूप में लिखा जा सके। जैसे दशमलव संख्याएं क्या होती हैं? दशमलव संख्याएं जैसे 0.55, ठीक है, 1.25 है ना, 0.53, ये सब क्या है? ये दशमलव संख्याएं है। ठीक है, क्योंकि इनमें दशमलव लगा हुआ है। और इनको बोलने का तरीका ध्यान रखना मित्रों। कई बार हम बोलने में गलती करते हैं, बहुत से लोग इसको बोलने में गलती करते हैं। कई लोग कहते हैं 0.563 या 1.25, 0.53। ये बोलने का तरीका बहुत गलत है मित्रों। हमें क्या करना है? ऐसे नहीं बोलना है। इनको बोलने का तरीका ये होता है कि दशमलव के बाद जो भी अंक आता है उसको हम एक एक करके बोलते हैं। जैसे 0.565 इसको हम बोलेंगे 0.565, इसको हम बोलेंगे 1.25, ना कि 1.25, 0.53 नहीं, 0.53। तो ये सब क्या हो गई? ये बोलने का तरीका भी जो है हमको समझना है। दशमलव संख्या है। ठीक है, तो ये सब क्या हो गई? दशमलव संख्या है मित्रों। अब ये अंतिम एक प्रकार और बचा है आपका, जो कि है मित्र संख्याएं। मिश्रित संख्याएं, मिश्रित संख्याएं। ठीक है, तो मिश्रित संख्याएं क्या होती हैं बेटा? तो मिश्रित संख्याएं जैसे मैंने यहाँ लिखा 2 सही 3/5। ठीक, तो ये मिश्रित संख्या है। मिश्रित संख्या माने जिसका एक भाग तो होता है पूर्णांक और एक भाग होता है भिन्न। ठीक, भिन्न जिसे अंक बटे हर के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, तो एक भाग होता है पूर्णांक और एक भाग होता है भिन्न। ठीक है, इन दोनों को मिला दो तो ये संख्या बन जाती है। जैसे कई एग्जाम्पल आप देख सकते हो, 3 सही 4/5 है ना, 5 सही 2/8। तो ये सभी क्या है? ये सभी मिश्रित संख्याएं हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका ये संख्याओं के प्रकार आपके यहाँ खत्म हुए। अब दो तो छोटी छोटी बातें कोई निकल के सामने आती हैं जिनको मैं आपको बता दूं, जो परीक्षाओं में भी पूछी जाती हैं। जैसे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। ठीक, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0 है। ठीक है, इसके बाद वो आपको पूछेंगे कि 0 क्या है? 4 ऑप्शन दे दिए, 0 क्या है? ठीक है, तो 0 एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, इस प्रकार। अच्छा, अब पूर्णांक की यदि हम बात करें तो 0 जो होता है वो पूर्णांक भी होता है, लेकिन 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक होता है ना ही ऋणात्मक पूर्णांक होता है। 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक होता है ना ही ऋणात्मक पूर्णांक होता है। इसी प्रकार सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? 2 होगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? 4 होगी। इस प्रकार जो है अगर हम कहें 1 क्या है, तो 1 ना तो भाज्य है, 1 ना अभाज्य है। 1 ना तो भाज्य में आती है ना ही एक अभाज्य में आती है। ठीक है, तो मित्रों ये जो अभी तक हमने पढ़ाया है, छोटी छोटी ये बातें हैं जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछ ली जाती हैं। हालांकि मैं आपको जो है यहाँ पर जो संख्या पद्धति पे आधारित जो सवाल है वो मैं करवाऊंगा आगे आपको। ठीक है, अभी हम केवल आपको एक प्रारंभिक जानकारी हमने संख्या पद्धति की दी थी। संख्याएं क्या होती हैं, उनके प्रकार क्या होते हैं, ये मुझे लगता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और हमारा जो अगला वीडियो ही मैं आपको बहुत जल्दी लाऊंगा। तो मित्रों आप लोग जो है, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो आप लोग जो है पढ़ाई करें, धीरे धीरे आप चीज़ों को समझते जाएं। ठीक है, और मैं अब अगला वीडियो लेकर आपके सामने जल्दी ही आऊँगा। तब तक बढ़िया घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।